नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा और शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा झटका। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया वैध। कहा ईडी के दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल साजिश में है शामिल। बीजेपी ने कसा तंज। कहा आम आदमी पार्टी का अहंकार हुआ चकनाचूर। आम आदमी पार्टी जाएगी सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीआरएस नेता के कविता को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को समन जारी कर 20 अप्रैल को पेश होने को कहा। चुनावी रण में पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और मध्य प्रदेश के बालाघाट में किया जोरदार प्रचार। पीएम ने नवरात्र के पहले दिन शक्ति के अपमान को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा ये कांग्रेस और एनडीए वाले ही हैं जो हिंदू धर्म की शक्ति को खत्म करने की खाते हैं कस्में। वहीं पीएम ने चेन्नई में किया रोड शो। बीजेपी के दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल में जनसभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में की विशाल जनसभा। कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार किया तेज। सचिन पायलट ने प्रतापगढ़ में तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गया में की रैली। माकपा नेता प्रकाश करात ने तमिलनाडु को कोयंबटूर में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। वहीं राहुल गांधी ने एमपी के उमरिया में जंगल में महुआ चुन रही आदिवासी महिलाओं से की मुलाकात। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज। महाविकास अघाड़ी के 20 सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस को 17, एनसीपी शरद गुट को मिली 10 सीटें। पूर्व डीएम के नेता और ड्रग माफिया जफर सादिक और उसके सहयोगियों पर चेन्नई समेत करीब 35 ठिकानों पर ईडी का छापा। ईडी इंटरनेशनल ड्रग तस्करी केस को लेकर कर रही है तलाशी। कई अहम खुलासे की उम्मीद। नवरात्र के पहले दिन शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल के साथ हुई कारोबार की शुरुआत। 75,100 के पार कर बनाया नया रिकॉर्ड। बाद में हल्की मुनाफा वसूली देखी गई। और आज से हिंदू नववर्ष का आरंभ। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना। गुड़ी पड़वा, उगादी और चेटीचंद समेत कई त्योहारों की भी घुल रही है मिठास। लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ, और वो ये कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। आज हाईकोर्ट ने केजरीवाल को हिरासत से राहत देने से साफ इनकार करते हुए कई सख्त टिप्पणियां भी की हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जांच और पूछताछ के मामले में कोई भी व्यक्ति भले ही वो सीएम ही क्यों ना हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए और भी कई सख्त टिप्पणियां की हैं। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को एक बड़ा झटका लगा। आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए उनकी गिरफ्तारी को वैध बताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही सीएम ही क्यों ना हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह याचिका जमानत के लिए नहीं बल्कि हिरासत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी गलत है। ईडी के मुताबिक केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं। ईडी का आरोप है कि पैसे का इस्तेमाल गोवा में प्रचार में किया गया। ईडी ने कहा है कि याचिकाकर्ता इस पूरे मामले में शामिल है। इस मामले में राघव, शरत रेड्डी समेत कई के बयान दर्ज किए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर ही
सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाहों की सत्यता को परखने का काम कोर्ट का है। ये कानून 100 साल से ज्यादा पुराना है। कभी भी अप्रूवर बनाए जाने के कानून पर सवाल नहीं उठे। हाईकोर्ट ने कहा कि यह पहला मामला नहीं है कि जहां अप्रूवर के बयान दर्ज किए गए हों। इससे पहले कई मामले में दर्ज किए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच किसी व्यक्ति के सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। एजेंसी जांच के दौरान किसी के घर जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट के काम में दखल नहीं दे सकते हैं। गवाहों के कंडक्ट और उनकी विश्वसनीयता देखने का काम ट्रायल कोर्ट का है। मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भाजपा की तरफ से जहां अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा गया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है, उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है कि ये पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी गवाह बनाया जाए या नहीं, ये कोर्ट तय करता है। सरकारी गवाह का बयान जज के सामने लिखा जाता है। सीएम और आम आदमी के लिए कानून बराबर होता है। ईडी के दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल है। केजरीवाल अपराध की आय के इस्तेमाल और उसे छुपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी ने खुलासा किया कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक और व्यक्तिगत तौर पर भी इस मामले में शामिल थे। सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। कोर्ट नहीं मानता कि चुनाव की वजह से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। विवाद केंद्र सरकार और दिल्ली के सीएम के बीच नहीं है। ये विवाद केजरीवाल और ईडी के बीच है। कोर्ट पर बाहरी या राजनीतिक वजहों का प्रभाव नहीं है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। दस्तावेज के मुताबिक ईडी सही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को लंबी पूछताछ के बाद उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 22 मार्च को ईडी ने निचली अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल तक ईडी रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद 1 अप्रैल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये आपने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से आज जबरदस्त झटका लगा है। हम इस पे चर्चा करेंगे। हमारा जो विशेष है वो हम आपको बता रहे हैं क्या है कि दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका, तो केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनिल गुप्ता जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं संजीव कौशिक जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस वक्त हमारे साथ वो बने हुए हैं। तो संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के संजय चड्ढा जी। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सबसे पहले संजीव जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। ये जो बातें आज दिल्ली हाईकोर्ट ने कही है कि ये जो सारा मामला रचा गया, इसमें कहीं ना कहीं मुख्य साजिशकर्ता के तौर पे अरविंद केजरीवाल का जिक्र उन्होंने उस आदेश में, उस निर्देश में कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? लेकिन निश्चित तौर पे कोर्ट के सामने जो साक्ष्य रखे गए उसके आधार पर कोर्ट ने ये माना कि नहीं, ये प्रक्रिया सुनवाई के लायक है और निश्चित तौर पे उसको ऐसे ही सुना जाना चाहिए। इसमें अरविंद केजरीवाल को छूट नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट को ऐसा लगा और कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है। ठीक। लेकिन कोर्ट ने इसके साथ साथ बहुत सारे डिसीजन दिए हैं, उन बहुत सारे लाइनों को खींचा है उसमें, और ये भी बताया है कि संवैधानिक संस्थानों पे जो काम कर रहे हैं वो उनका काम करने का तरीका है अलग है। ईडी कोई राजनीतिक नहीं है या फिर बिल्कुल ऐसे, हाँ, वो तमाम चीजें जिसको हम दोहराना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात सही है कि कोर्ट जो बात कह रही है हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे।
हम हिंदुस्तानी होने के नाते, हम एक देश के नागरिक होने के नाते जानते हैं कि संवैधानिक संस्थानों का किस तरह से क्षरण हुआ है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने उसका इस्तेमाल भी किया है। हमने यह भी देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी अब डंके की चोट पर लगातार ये डिसीजन आने के बाद से परचम लहराते हुए दिखाई दे रही है कि नहीं, अब वो दोषी हो गए। कोर्ट ने दोषी नहीं माना है, कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पर सुनवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, कई बार ऐसा हुआ है कोर्ट के मामले में, मैं बड़ी सावधानी के साथ ये टिप्पणी करना चाहता हूं कि हमने राहुल गांधी बहुत सही और साफ साफ शब्दों में कहा है संजीव जी कि आप इस पूरे मामले को राजनीतिक दहलीज पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि सरासर गलत है। अब उसी मामले पे हम आ रहे हैं। हमने देखा है और हिंदुस्तान के लोगों ने भी देखा है कि राहुल गांधी के मामले में किस तरह से निचली अदालतों ने जल्दीबाजी में किस तरह के फैसले लिए थे, और जो गलतियां हुई उसी गलतियों को ऊपरी अदालतों ने दुरुस्त किया। तो क्या आपको लगता है कि यह गलत फैसला है? जब तक, मेरी बात तो हो जाने दीजिए, इसलिए जब तक ऊपरी अदालतें अभी बाकी हैं, निश्चित तौर पे ठीक है, वो आपका अधिकार है, आप जा सकते हैं। किसी भी आरोपी के लिए ये आशा और उम्मीद की किरण रहती है कि वो आगे जाए, और निश्चित तौर पे वो मान के चल रही है, पार्टी भी मान के चल रही है कि जो गलतियां हुई है। लेकिन संजीव जी, मेरा एक सीधा सवाल है, आज हर कोई ये सवाल कर रहा है कि जिस ईमानदारी को लेकर आप लोग सत्ता में आए, आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, आज उसी के नेता के खिलाफ जो कन्वीनर है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उन्हीं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट को यह टिप्पणी करने पर मजबूर होना पड़ा कि इस पूरे मामले में आप किंगपिन हैं, आप मुख्य साजिशकर्ता हैं। ऐसे में नैतिक आधार पर भी आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं लगती है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए? इतनी बड़ी पहली बात तो ये कि कोर्ट यदि मान ले अभी कि नहीं, आप जो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुख्य किंगपिन यही है, साजिशकर्ता मुख्य रूप से यही है, यदि कोर्ट ये बात मान लेती है तो आज ही वो फैसला सुना देती। कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, इस साजिश में आप शामिल हैं, इसलिए ये कार्रवाई चलेगी, इससे सुनवाई चलेगी, सीधी सी बात, और आपको छूट नहीं दी जा सकती। कोर्ट यदि तटस्थ होकर ये बात मान ले तो फिर बाकी क्या रह जाए? फिर तो उसके बाद में वो डिसीजन सुनाएगी ना, वो तटस्थ होकर ही तो सारी बातें हो रही हैं, वो फैसला सुनाएगी ना। जो कोर्ट को दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप जो छूट चाहते हैं वो छूट हम नहीं दे सकते हैं, ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है कि ये बात सामने जो रखी गई है ईडी के द्वारा उसमें सत्यता है। लेकिन वो 100% यदि ये बात मान ले, अभी कोर्ट मान ले, तो अभी डिसीजन सुना देती वो। नहीं, तो वो एक प्रोसेस है, वो सारी चीजें एक एक करके ईडी की तरफ से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। निश्चित तौर पे मैं उस पर टिप्पणी ज्यादा करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो कानूनी एक अलग प्रक्रिया है, उस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल तथ्यों के साथ है कि ईडी के काम करने की जो शैली है, इलेक्शन कमीशन के काम करने की जो शैली है, सीबीआई के जो काम करने की शैली है, वो निश्चित तौर पे इस सरकार के रहते हुए पिछले 10 सालों में उसके इकबाल में तो क्षरण हुआ ही है। हम जब आंकड़े देखते हैं, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब संजीव जी, आप उन्हीं बातों की तरफ जा रहे हैं जिसमें कि आप दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी उस आप अगर आप इस पूरे प्रोसेस पे सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। मैं बड़े सम्मानजनक तरीके से कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि हम कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट का फैसला भी यदि मेरे पक्ष में नहीं होता है तो हम अपने सम्मानजनक तरीके से अपनी बात भी नहीं रख पाए। ऐसा थोड़ी है कि टेप चिपका दिया जाता है। ठीक है, तो आप सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखिए। लेकिन ठीक है, हमारे साथ अनिल गुप्ता जी भी हैं, हमारे साथ बीजेपी। अनिल जी, आप इस पूरे घटनाक्रम के बाद से जब साफ तौर पे दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया कि यही साजिश करता है, और ये कन्वीनर होने के नाते, चीफ मिनिस्टर होने के नाते भी और कन्वीनर होने के नाते भी इनकी भूमिका बहुत ही अहम थी, और इसमें वैसे भी गवाह आए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर गोवा चुनाव में, जिन्होंने कि माना कि पैसे आए थे और उस पैसे का उपयोग हुआ। आपकी प्रतिक्रिया? जी असीम जी, नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं अभी संजीव जी की बात सुन रहा था तो मुझे लगता कि आपने उनको राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बिठाया, पर शायद उनको माफी के चाहते, कानून की एबीसीडी नहीं पता। उन्होंने कहा कोर्ट आज फैसला दे देती। सर, आज कोर्ट में जमानत की याचिका पे सुनवाई थी, कोई फैसला नहीं था। ये बात अब दिल्ली की और देश की जनता को पता लगे कि आम आदमी पार्टी के नेता और उनके जो हमारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, ये कानून की व्याख्या और कोर्ट के डिसीजन अपनी कन्वीनियंस और अपने इच्छा अनुसार करते हैं। मुझे याद है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब बेल एप्लीकेशन डाली थी तो इमीडिएटली उन्होंने विड्रॉ करी उसको। और मुझे ये भी याद है कि जब राहुल गांधी कोर्ट में जब वो सम्मन पे पेश नहीं होते ना, 2 बारी जमानत ली थी, उनको बॉन्ड भरा था उन्होंने। उसके बाद मुझे ये भी याद है कि जब हाई कोर्ट में ये गए थे तो हाई कोर्ट ने ईडी को कहा कि किसने आपको रोका है इनको अरेस्ट करने में। उसके बाद ये अरेस्ट हुए। इनको ये भी ध्यान है कि कई बार पॉलिटिकल बात करती है, और आज कोर्ट ने बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि देश में कानून का शासन है, देश में चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे नेता हो, चाहे आम नागरिक हो, कानून सबके बराबर है, ये कोर्ट ने कहा आज। और कोर्ट ने यह भी कहा कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप कोर्ट में पॉलिटिकल बातें नहीं कर सकते। कोर्ट में केस के अनुसार, कानून के अनुसार बात चलेगी। तो ये क्लियरिटी है, क्योंकि ये हमेशा कहते हैं कि मैं सुपर
मैन हूं, मैं एक तरीके से मुख्य मंत्री के रूप में एक आम नागरिक से ऊपर का एक मैं नागरिक हूं, उच्च दर्जे का नागरिक यही हूं। बात तो सबसे अनिल जी कि जो कहते हैं कि आम आदमी, आपने इस पार्टी का नाम ही रखा आम आदमी, और उसी आम आदमी पार्टी के बेस पे आप कह रहे हैं कि हम खास हैं, हमको आप खास तरीके से ट्रीट कीजिए, तो ये जो हाँ असीम जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए पॉलिटिकली एक लड़ाई अलग होती है, कानूनी एक बात है। ये लोग शराब घोटाला में के जो भ्रष्टाचार है उसमें अभियुक्त हैं। आप अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्होंने कई महीने इन्वेस्टिगेशन को रोक के रखा। अक्टूबर में इनको सम्मन मिला, उसके बाद भी पेश नहीं हुआ। 3 नवंबर को इनको पेश होना तो नहीं हुआ, 9 सम्मन के बाद ये पेश नहीं हुए। उसके बाद जब हाई कोर्ट ने कहा ईडी को क्यों रोका, तब ये पेश हुए। तो ये पॉलिटिकली भाषण इनके नेता, इनके मंत्री रोजाना टीवी पे देते हैं, पर इनको कानून की नॉलेज होते हुए भी ये गुमराह करते हैं, और ये अपनी कन्वीनियंस से। और अभी आप देखिए कितना बड़ा ये देश के सामने दिखावा कर रहे हैं। जिन्होंने संविधान बनाया बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर लगाते हैं, और ये कहते हैं कि जेल से चला रहे हैं। पर एक चीज देखिए, ये भ्रष्टाचार में जेल के अंदर है, ना कि कोई आंदोलन के अंदर जेल में है। तो ये हमेशा चलते हैं, और आज कोर्ट ने इनको सही आईना दिखाया कि आप कोर्ट में कानून की बात करेंगे, आप पॉलिटिकल कोई बेनिफिट नहीं देखते। और कोर्ट ने बताया है कि चोर कौन है, शाह कौन है। ठीक है संजीव जी, ऐसे में एक बार आपसे एक और टिप्पणी चाहूंगा कि इस पूरे आदेश के बाद से ये तो साफ हो गया कि आप लोग जिस तरह के हल्ला कर रहे थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये हल्ला किया जा रहा था कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये वो अवैध है, इनवैलिड है। आज हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया कि ये बिल्कुल वैध है, ये वैलिड है और कानून के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। देखिए बहुत जानकार नहीं है, अभी जैसे बता रहे थे कि हमें कानून की जानकारी नहीं हो सकता है कि कानून की जानकारी नहीं हो, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस फैसले से हम असहमति रखते हैं और ऊपरी अदालतों में जाने का यदि हमें अधिकार है और हक है, निश्चित तौर पे हम इस फैसले से एग्री नहीं है। लेकिन आज की तारीख में दिल्ली हाईकोर्ट ने तो कह दिया ना सर कि ये इनवैलिड है। सुन तो लीजिए। तो रास्ते ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया है कि आप लोगों ने जो किया वो सब कुछ इनवैलिड था। हमने आपको नहीं, उसके बाद उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया और भारतीय जनता पार्टी बैठ के कहेंगे नहीं, आप एप्लीकेशन पे डिसीजन नहीं होता। अरे डिसीजन की बात नहीं कर रहे, सुन तो लीजिए महाराज, सुन तो लीजिए। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि ये तो नहीं हुआ कि उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया कि आगे कोई सुनवाई नहीं होगी। आपकी तो यही याचिका थी ना संजीव, यही मैं कह रहा हूं कि आपकी तो याचिका ही यही थी कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो कानून सम्मत नहीं है। मैंने कहा ने कह दिया कि ये कानून सम्मत है। ये फैसले आम आदमी के पक्ष में नहीं हुए, ये फैसले आम आदमी पार्टी के जैसा चाहती थी या जैसा सोचती थी, निश्चित तौर पे उसके पक्ष में ये फैसले नहीं हुए। इस पर भी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा तो हम डिसीजन या फैसला नहीं दे सकते हैं ना, आपके मुताबिक तो नहीं दे सकते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये पूर्ण विराम है, आगे के रास्ते बंद हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी बैठ के ये कहे कि नहीं आपके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया है, अब इसके बाद में आप आरोपी बन गए और इस्तीफा दीजिए, अब कहानी खत्म हो गई। ऐसा भी संभव नहीं। अब चूंकि आप लोग सुप्रीम कोर्ट का हमारे साथ ये लड़ाई कानूनी से ज्यादा अब राजनीतिक बन गई है। सड़कों पे राजनीतिक तौर पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लड़ती हुई दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पे ठीक है, वो आपका अधिकार है, आप जाइए सड़कों पे जाइए। लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट ने आज टिप्पणी की कि इस पूरे मामले को आप सियासी चश्मे से और राजनीतिक तौर पे आप जिसको कर रहे हैं वो गलत है। ये बिल्कुल ही दो अलग अलग मामले हैं, ये राजनीतिक मामला है और ये पूर्ण रूप से कानूनी मामला। हमारे साथ कानून के जानकार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय जी इस वक्त मौजूद है। संजय जी, अब ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को अब ये सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, जो कि इनका अधिकार है, ठीक है वो लेके जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से मनीष सिसोदिया के इस पूरे मामले को लेकर भी एक नहीं मुझे लगता है कि 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर जब अब ये आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्या कुछ रुख हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का? देखिए 2-3 चीजें आपके माध्यम से पहले बता दूं कि जैसे अभी अनिल जी कह रहे थे कि ये बेल एप्लीकेशन है, ये बेल एप्लीकेशन नहीं थी, ये एक एप्लीकेशन थी। उन्होंने कहा था कि जो उनका गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी है, जैसा आपने करेक्ट किया, और वो गिरफ्तारी को चैलेंज किया। कई ग्राउंड्स थे कि टाइमिंग ऑफ गिरफ्तारी के इलेक्शन का समय है और हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तारी के लिए जो है सही नहीं है, ये गिरफ्तारी इटसेल्फ इल्लीगल है, इस बात पे किया। क्या आवश्यकता थी गिरफ्तारी की? क्यों नहीं हमसे सवाल अगर पूछने हैं तो मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूछ ले। बिल्कुल। और कई ऐसी बातें थी जिनमें उन्होंने कहा
तो पहली बात, ये बेल एप्लीकेशन नहीं थी, बेल रिजेक्ट नहीं हुई है। ठीक है। अभी ये एप्लीकेशन ये थी कि पीएमएलए में सेक्शन 19 जो अधिकारी को, जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, उनको ये अधिकार देता है कि अगर कोई केस है तो उसमें आप अरेस्ट कर सकते हैं अभियुक्त को। और ये जो गिरफ्तारी हुई है ये लीगल है। पहली चीज, अरेस्ट की टाइमिंग पे आपने बहुत अच्छा बताया कि अरेस्ट की जो टाइमिंग है, ये इसका काम लीगल पर्संस को नहीं देखना है कि इलेक्शन हो रहे हैं तो हमें अरेस्ट कर दिया। अरे भाई, आप अभियुक्त हैं तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। आप अभियुक्त है तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की बात की उन्होंने, उसको भी कोर्ट ने नकार दिया और कहा नेसेसिटी है या नहीं, ये अधिकार जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसको देखना है। ये कहा ना कि कोर्ट ने कहा केजरीवाल राजनीतिक आधार पर कोर्ट के निर्णयों की समीक्षा या फिर उस पर कटाक्ष नहीं कर सकते हैं, ये साफ तौर पे कहा है हाईकोर्ट ने। बिल्कुल बिल्कुल। और राजनीतिक चीजें यहां पे कोर्ट में नहीं चलेंगी, यहां तो कानून की बात आप करिए कि कानूनी तौर पे क्या ये सही है कि नहीं, जिसको उन्होंने चैलेंज किया था, और कोर्ट ने बड़े स्मूथली कहा कि नहीं ये बिल्कुल। अब संजय जी, सुप्रीम कोर्ट में अब ये लोग जाएंगे, आम आदमी पार्टी जाएगी जी। अब सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं? क्योंकि हमने कहा कि मनीष सिसोदिया के मामले में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया उनकी बेल एप्लीकेशन को। अब इस मामले में क्या कुछ रुख हो सकता है? क्या कुछ दलीलें इनकी तरफ से दी जा सकती हैं? क्योंकि ईडी का जो मामला है, जो केस है, वो काफी मजबूत होता जा रहा है। देखिए, जहां तक सवाल है, अगर तो ये सुप्रीम कोर्ट में जैसा पहले एक दफा गए हैं, जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तब गए थे, उसको विड्रॉ कर लिया था पिटीशन को, वो उनकी बेल के लिए थी। इस पर्टिकुलर पिटीशन जो कि टोटलिटी में अरेस्ट को कह रही है कि गलत है ये अरेस्ट, उसको चैलेंज को अगर करेंगे तो संभावनाएं थोड़ी क्षीण है, कम है कि उनको कोई रिलीफ मिलेगा। कारण उसका ये है, मनी ट्रेल की जहां तक बात है, उस पे पहले हमने निर्णय देख लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः कहा था सिसोदिया जी के केस में कि मनी ट्रेल फाइंड हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या, और आज के जजमेंट की एक बहुत अहम बात जो है वो बताना मैं आवश्यक समझता हूं कि कोर्ट ने यह भी कहा कि सफिशिएंट मटेरियल है अरेस्ट करने के लिए। अरेस्ट करने के लिए ऐसे साक्ष्य ईडी ने सामने रखे हैं जिनकी वजह से उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये थोड़ी चीजें आपने कार्यक्रम में। ऐसे में संजीव जी, जैसा कि संजय जी कह रहे हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या आप लोग जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो लाइन लेंथ चेंज करेंगे? क्या इसी मामले पे जाएंगे कि हाई कोर्ट ने जो कहा है कि ये जो गिरफ्तारी हुई वो सही है, क्या इसको चैलेंज करेंगे या फिर बेल एप्लीकेशन लेके जाएंगे? देखिए, ये तो पार्टी का काम है। पार्टी डिसीजन लेगी कि अपने लीगल सेल से कि किस तरह से आगे कदम बढ़ाना है और क्या करना है। क्योंकि अगर आप इसके अगेंस्ट जाएंगे तो जैसा कि कह रहे हैं संजय जी की बहुत क्षीण जो उम्मीद है वो बहुत ही कमजोर है। हाँ, हम जानते हैं संजय जी को, विद्वान आदमी है और जो वरिष्ठ वकील हैं, तो निश्चित तौर पे अपने अनुभव के आधार पे वो ये बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज जो भी प्रोसेस हुआ उसमें आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पे झटका लगा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी एक तरह से हार मान ली है और ये पूर्ण विराम लग गया। अब इसके बाद कोई रास्ता नहीं बचता है और इसके बाद में अरविंद केजरीवाल अब दोषी सिद्ध कर दिए जाएंगे। तमाम लोग अब मजबूरी हो गई अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने के लिए। अब एलजी साहब बैठ करके दिल्ली में शासन करेंगे। देखिए, दो पहलू है ये। एक तो कानूनी तौर पर भारतीय जनता आम आदमी पार्टी कोर्ट में अपने जिस तरह से भी जो जवाब हो या आगे कदम बढ़ाने की बात हो वो तो कर ही रही है, लेकिन जो समय आया है या जो समय सामने दिखाई दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से, अब लाख कहने के लिए वो कहती रहे, लेकिन जिस तरह से उन सारे संस्थानों का इस्तेमाल कर रही है, संवैधानिक संस्थानों का, वो सीधा दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन की वजह से जानबूझ करके विपक्षी पार्टियों को एक तरह से। आप संजीव जी फिर आप दूसरी लाइन ले रहे हैं। हमने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि पॉलिटिकल चीजें, ये लाइन तो है आपके संजीव जी, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं चीजें तय हो सकती है ना। मैंने कहा कि जब ईडी का, जब आप कह रहे हैं कि आप हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से तय करो कि आप लोकसभा चुनाव है, हमारे नेता जाएंगे चुनाव प्रचार करने, आप गिरफ्तार मत करो, इसका ऐसा मतलब तो नहीं हो सकता ना कि कानून का अपना हिसाब किताब वो अपने टाइमिंग से हिसाब से चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ईडी के टोटल केस के बारे में बात नहीं करें, जितने 10 साल में वो काम किए उसके बारे में बात नहीं करें, कितने विपक्षी पार्टियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर काम किए उसके बारे में बात नहीं करें। ये सारा कानून के तहत है संजीव जी, ये सारा कानूनी मामला है, ये सारा कानूनी मामला है। जनता को जानना चाहिए ना। हमारे साथ
ठीक, हमारे साथ एक पत्रकार भी हमें इस वक्त जुड़े हुए, हमारे साथ नीलू रंजन जी हैं। नीलू जी, आपका भी स्वागत है। और नीलू जी, ये सारी डिस्कशन और ये सारी बातों को जानने के बाद आपको क्या लगता है कि ये जो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स जिसको लेकर शुरुआत हुई थी, और जैसा कि आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि बीते 10 वर्षों में जिस तरह से इस पार्टी का राइज हुआ, अब इतिहास में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि इतनी तेजी से किसी पार्टी का क्षरण हुआ हो। आपकी टिप्पणी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आप का जो राइज हुआ था, और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से ये पार्टी जन्म ली निकली थी, और उसके बाद उसी आंदोलन के बाद ये सत्ता में आई और बड़ी तेजी से बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं और जो सबूत मिले हैं, जो सबूत जो है वो दिए हैं इसने ईडी ने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोई एक नहीं है। आप देखेंगे तो एक चार्जशीट हुई थी, मेन चार्जशीट है ईडी की, और उसके बाद 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। उन तमाम चार्जशीट को आप पढ़ेंगे तो काफी डिटेल के साथ पैसे लेने और देने, जिसने दिया पैसे उसका खुलासा है कि हाँ हमने इतने पैसे दिए, जिसके थ्रू भिजवाए उसका है, 4 अंगड़ियों के थ्रू पहुंचे पैसे, उन सभी अंगड़ियों का पूरा बयान है कि किसके मार्फत गए, किसको वहां डिलीवर किया, और जिन लोगों ने यूज किया, कैंडिडेट तो है ही इनके जिनको कैश में पैसे मिले थे, जो पोस्टर बनाने वाले थे, जो प्रचार सामग्री बनाने वाले थे, ये सारा मनी ट्रेल आप बता रहे कि कहां पैसा गया, किस तरह से कंप्लीट है। तो 2 चीजें हैं, एक तो ये आप आम आदमी पार्टी ये कहती है कि करप्शन हुआ ही नहीं, कोई शराब घोटाला है ही नहीं, जिसके पूरे के पूरे सबूत हैं। और जब भी इनमें कोई इनका नेता गिरफ्तार होता है तो ये कहती है कि इसके खिलाफ तो और सबूत नहीं है, और उन सबको बेल मिल रही है, उन सबके खिलाफ चार्जशीट हो रही है, और सबके जो चार्जशीट है, सबके सबूत है, वो कोर्ट एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है। अभी जो इन्होंने एक लिया था पिछले दिनों, एक दलील दी थी कि जी अनंत काल तक आप लंबे समय तक किसी को गिरफ्तार करके नहीं रख सकते हैं, वो जेल में नहीं रख सकते हैं, उसको बेल देना चाहिए। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल जो है जल्दी खत्म करे। अब ईडी ने डिटेल में बताया है कि जो ट्रायल देरी हो रही है वो ईडी के कारण नहीं हो रही है, वो ट्रायल रुकवाने का काम, उसमें देर करने का काम यही लोग जो एक्यूज हैं वही लोग कर रहे हैं। और देखिए कि 10-10 समन, 9-9 समन इससे पहले जारी किए गए थे। अगर यही सारी चीजें पहले हो गई होती तो फिर। और दूसरी बात कि पहली बार अरविंद केजरीवाल का ये नाम नहीं आया है, जो मनीष सिसोदिया के चार्जशीट है। समय की कमी है इसलिए कि उसमें कमेंट किया गया कि अप्रूवर, अरे दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि अप्रूवर को लेकर समीर जो महेंद्रू हैं, इंडो स्पीड के मालिक, अप्रूवर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि विजय नायर ने फेस टाइम पे केजरीवाल से बात करवाई थी, केजरीवाल ने कहा था समय इतना ही है। लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह से आम आदमी पार्टी का रुख, लेकिन ये सारी चीजें जनता देख रही है, समझ रही है, चुनाव भी हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ होता है। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया, उसकी याचिका को, और कहा कि मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं। समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका, संजीव कौशिक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, संजय जी और नीलू रंजन जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बढ़ेंगे आगे, और इस सब के बीच आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को समन जारी कर 20 अप्रैल को पेश होने को कहा है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी ने शिकायत दर्ज कराई है। ईडी का कहना है कि अमानतुल्लाह समन की अवहेलना कर रहे हैं, पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं। ईडी के समन पर अमानतुल्लाह खान पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे, उसी के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हाँ, देखो जी भर के अपना ही है, और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा, हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था, पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ग्रेजुटी का चेक है, बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें जहां हमें इनकी चिंता ना करनी पड़े और रेगुलर इनकम भी आती रहे, फिर बस। तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए।
ना। अरे पापा, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं, इक्विटी मार्केट में नहीं। और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। और अब बात करेंगे 24 की चुनौती की। अठारहवीं आम लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री लगातार इंडी गठबंधन और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और भारतीय संस्कृति के अपमान को लेकर हमला कर रहे हैं। आज देश भर में नवरात्र के पहले दिन मां शक्ति की उपासना की गई। पीएम भी शक्ति के मां के उपासक हैं। पीलीभीत की रैली में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदू धर्म में शक्ति को खत्म करने वाले बयान और मानसिकता पर कड़ा प्रहार किया। ये चुनाव नए भारत के निर्माण का मिशन है। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी ने अब तक जो काम किया है ना, वो तो फुलझड़ी है, फुलझड़ी। अभी तो विकास का रॉकेट और ऊंचे ले जाना है। उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक प्रधानमंत्री का चुनावी प्रचार। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जनसभा और चेन्नई में शाम को रोड शो। ये चुनाव है देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का, तो मेहनत भी कम क्यों हो। जय मां गढ़कालिका। भारतीय संस्कृति व देश की आराध्य माता शक्ति की बात हो या करुणा अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हमेशा इनका अपमान किया है। पीलीभीत की रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हिंदू धर्म में शक्ति वाले बयान पर एक बार फिर सीधा हमला बोला। आज नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन, मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। देश के सांस्कृतिक विकास के विरोध तक ही कांग्रेस सीमित नहीं है, बल्कि उसकी तुष्टीकरण की नीति ने लोगों का भी विरोध किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि CAA कानून, जो विदेशी धरती पर सताए गए सिख, बौद्ध, हिंदू, जैन को नागरिकता देने का कानून है, उसे लेकर भी कांग्रेस का रवैया समझ से परे है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है, वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। CAA का यहां पीलीभीत में रहने वाले अनेक
परिवारों को मेरी आपको गारंटी है, आप अप्लाई कीजिए, आपका हमेशा हमेशा की मुसीबतों से मुक्ति मिल जाएगी। आप भारत के नागरिक के नाते गर्व से जी पाएंगे। बालाघाट मध्य प्रदेश की जनसभा में प्रधानमंत्री ने INDIA गठबंधन के दलों के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। जो लोग अपनी तिजोरियां भरने राजनीति में आए हैं, वो मोदी को धमकी न दें। मोदी तो अपनी कमाई भी देश के काम लगा देने की आदत रखता है। मैं MP की धरती से बताना चाहता हूं, मोदी भक्त है महाकाल का। मोदी झुकता है तो या तो जनता जनार्दन के सामने या महाकाल के सामने। आने वाले 5 साल में देश का विकास तेज होगा, गरीब, वंचित, आदिवासियों के अधिकार और भी सुरक्षित होंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की जंग जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाया कि मजबूत सरकार बनेगी तो फैसले और भी कड़े और स्पष्ट होंगे। फिर एक बार शैलेंद्र, आदित्य और ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, वहीं भाजपा के दूसरे वरिष्ठ नेता भी जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पहले चरण की 102 सीटों के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री के अलावा NDA के सहयोगी दल भी गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीट जिताने के लिए चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने असम के लखीमपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि एक तरफ मोदी सरकार ने बांग्लादेश आने वाले घुसपैठियों को रोककर सीमा को सुरक्षित किया है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के कार्यकाल में चीन ने 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। 1962 में चीन के आक्रमण के समय पंडित नेहरू ने असम और अरुणाचल को बाय बाय कह दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 3 जगहों के नाम बदले जाने की बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भारत के मान सम्मान पर कोई चोट पहुंचाने का काम करेगा तो उसका करारा जवाब देने की ताकत भारत के पास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार आई और यहाँ पर असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार आई। मैं कह सकता हूँ बांग्लादेश से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। हमने घुसपैठ को रोकने का काम किया है। हम सारे पड़ोसियों के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, मधुर रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों, स्वाभाविक है उसका जवाब देने की भी कुवत आज भारत के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जहां एक तरफ दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पहले चरण में मतदान की तारीख नजदीक आते देख अपने अपने राज्यों में भी जोरदार प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में मौजूद रहे। उसके बाद उन्होंने रामपुर और हापुड़ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह की लखीमपुर जनसभा के अलावा कई जगहों पर चुनाव प्रचार किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल में रैली के दौरान कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है और वो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करना चाहती है। गरीब देखता का देखता रह जाता था, भूख से मौतें होती थी, अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, गरीब उपचार के भाव में तड़प तड़प करके मर जाता था, बेटी और व्यापारी भी सुरक्षित नहीं थे। आज तो पूरे देश के अंदर कानून का राज है। 2014 के बाद देश के अंदर परिवर्तन आया कि गरीबों के लिए काम होना शुरू हो गया, महिलाओं के लिए काम होना शुरू हो गया,
युवाओं के लिए अनेक स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कौशल विकास विभाग, ऐसे विभाग बनाए गए जिससे नौजवान युवा रोजगार करें, स्वरोजगार करें। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई, हर गरीब को मकान मिले, हर बहन को शौचालय मिले, इज्जत घर मिले, इज्जत घर बनाए गए। एनडीए के सहयोगी दल भी चुनाव प्रचार में जमकर जुटे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने शामली में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। तो शतरंज में एक ऐसी चाल हो कि प्रतिद्वंदी ये दिखाता है कि मैं कमजोर हो लिया और फिर मात दे देता है। कुछ हमारे साथ ऐसा ही करना चाहती थी सामने वाली पार्टी। जिनके साथ हम थे वो हमें बेगम दे रहे थे और राजा मारना चाह रहे थे। बताओ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में रोड शो किया और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में त्रिपुरा पूर्व सीट से भाजपा उम्मीदवार महारानी कीर्ति सिंह देव वर्मा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी, भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन के सभी दल जोर शोर से जुटे हुए हैं। कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के नेताओं ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए जहां एक तरफ पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन भी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के उमरिया में जंगल में महुआ चुन रही आदिवासी महिलाओं से मुलाकात की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रतापगढ़ में चुनावी रैली की। सचिन पायलट ने कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में लोगों से मतदान करने की अपील की और ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताने को कहा। कोई भाषण दे, जज्बाती बात बोले, तेरे मेरे की बात करे, इसका कोई मतलब नहीं है। सिद्धांत का, विचारधारा का, 5 साल के भविष्य का। और आप लोगों से मैंने पहली वादा ले लिया, पिछली बार 11 लाख का हमारा कम था मामला, 11,000 का, इस बार 22,000 जिताना पड़ेगा आपको।
वहीं कांग्रेस के अलावा इंडी गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने गया में चुनावी जनसभा की। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। भाजपा वाला बोलेगा हम हिंदू नहीं है तो हिंदू नहीं होंगे। तुम्हारे कहने से हमको भगवान देखो मन में होना चाहिए, साफ मन में होना चाहिए। भगवान तो हर जगह कन-कन में है। एक तरफ इंडी गठबंधन के घटक दल कहीं कहीं पर साथ प्रचार कर रहे हैं, वहीं कई राज्यों में आपस में समझौता नहीं होने के कारण एक दूसरे पर हमलावर है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने घोटाले को लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोला है। जो घोटाला बंगाल में पाए गए हैं, ये घोटाला कोर्ट की फैसला की बदौलत आम लोगों के सामने उजागर हुए हैं। ममता बनर्जी खुद को न केजरीवाल और हेमंत सोरेन से तुलना करे तो बेहतर होगी। केजरीवाल हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या हुआ और ममता बनर्जी और उनकी खोखा बाबू के खिलाफ क्या हुआ, भतीजे के खिलाफ क्या हुई, आम लोगों की जानकारी इसमें है। माकपा नेता प्रकाश करात ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव पिछले बार के चुनावों की तरह सामान्य चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। This election is going to decide the future of democracy in our country, because we have seen in the last 10 years the Modi government and the BJP who have done everything possible to suppress democracy. तमिलनाडु में पहले चरण में सभी 39 सीटों पर मतदान होना है। कृष्णगिरी सीट से मारे गए चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी विद्यारानी ने चुनाव प्रचार किया। विद्यारानी एनटीके की उम्मीदवार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। इनमें से उद्धव ठाकरे की शिवसेना बालासाहेब ठाकरे गुट को 21, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 10 और कांग्रेस 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन सीट शेयरिंग तय होने के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस में संतोषजनक सीटें नहीं मिलने पर असंतोष है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में आखिरकार सीटों का बंटवारा हो गया। मुंबई में महाविकास आघाड़ी की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बालासाहब थोराट, पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले, जयंत पाटिल, संजय राउत और महाविकास आघाड़ी के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहे। इस मौके पर संजय राउत ने सीट शेयरिंग का फार्मूला बताया। सीट शेयरिंग फार्मूला के तहत उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना 21 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस के खाते में 17 सीटें गई हैं। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के उम्मीदवार 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना यूबीटी जिन 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वे हैं जलगांव, परभनी, नासिक, पालघर, कल्याण, ठाणे, रायगढ़, मावल, धाराशिव,
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, बुल्ढाणा, हातकणंगले, संभाजीनगर, शिर्डी, सांगली, हिंगोली, यवतमाल, वाशिम, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई दक्षिण और मुंबई उत्तर पूर्व। कांग्रेस की 17 सीटों में शामिल है नंदुरबार, धुले, अकोला, अमरावती, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, चंद्रपुर, नांदेड़, जलना, मुंबई उत्तर मध्य, पुणे, लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर, रामटेक और मुंबई उत्तर सीट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट जिन 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वे है बारामती, शिरूर, सतारा, भिवंडी, डिंडोरी, माढ़ा, रावेर, वर्धा, अहमदनगर दक्षिण और बीड। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग के बाद भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कांग्रेस में नाराजगी सामने आई है। कांग्रेस का आरोप है कि जिन सीटों पर हमने दावा किया और जहां हमारे समर्थकों की संख्या ज्यादा थी, वहां शिवसेना ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आघाड़ी का मतलब ये नहीं होगा कि मुंबई कांग्रेस का आप अवमानित करेंगे, आप अपमान करेंगे। मुंबई कांग्रेस का एक श्रेय है, कांग्रेस की नींव यहाँ है, कांग्रेस की जो शुरुआत है वो मुंबई से हुई है। आज मुंबई के कार्यकर्ताओं को हम क्या बताएंगे? तो ये नाराजगी है। भले आज सीट शेयरिंग जो है वो डिक्लेयर हुआ है, लेकिन इस डिक्लेयर होते हुए मुंबई के कांग्रेस कार्यकर्ता जो है नाराज है। हालांकि सीट शेयरिंग के बाद कांग्रेस नेताओं की नाराजगी पर कांग्रेस नेता नाना पटोले सब कुछ ठीक ठाक होने का आश्वासन देते हुए कहते हैं कि सारे फैसले आला कमान से बात करने के बाद लिए गए हैं। हाईकमान के आदेश का सब पालन करेंगे, हम कार्यकर्ताओं की समझूत करेंगे, नेताओं की समझूत करेंगे। वहीं संजय राउत ने कहा कि गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। नाराजगी नहीं है, आपने देखा होगा कोई नाराजगी नहीं है, सब ऑल वेल ऑल वेल। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा रहा है। अब जब सीटों का बंटवारा हो गया है तो कांग्रेस की नाराजगी चुनावी बिसात पर गठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है। इस पर बीजेपी ने तंज कसा है। कांग्रेस की आदत इतनी खराब हो गई है कि सीटें भी उनको नहीं मिलती, उनके साथी उनको सीटें देने के लिए तैयार नहीं। जिन सीटों पर कांग्रेस का सही मायने में हक था, ऐसी सांगली की सीट भी उनको छोड़नी पड़ी और भी कई सीटें छोड़नी पड़ी। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर महाराष्ट्र बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य की 48 सीटों पर 19 अप्रैल से 20 मई के बीच 5 चरणों में चुनाव होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि किसके चुनावी समीकरण सटीक बैठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि आम चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं के उंगली पर लगाए गए स्याही के कारण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से उन्हें वंचित होना पड़ेगा। एनटीए ने इस संबंध में पत्र जारी कर सोशल मीडिया में इस संबंध में चल रही खबरों को बेबुनियाद बताया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि आम चुनाव में मतदाताओं की उंगली में लगाए गए स्याही से परीक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एनटीए ने पत्र को सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी साझा किया है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को बाजार खुलने के साथ ही सेंसेक्स ने 75,000 से ज्यादा का अंक हासिल कर नया ऑल टाइम हाई बनाया है। वहीं निफ्टी ने भी 22,765 अंक का ऑल टाइम हाई बनाया। बाजार में पूरे दिन मिले जुले रुझान देखने को मिलते रहे। हालांकि दोपहर बाद लार्ज कैप में मुनाफा वसूली बढ़ने के कारण देशी शेयर बाजार ने अपनी बढ़त गंवा दी और अंत में मामूली गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुए। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 59 अंक कमजोर होकर 74,683 अंक पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 24 अंक की गिरावट दर्ज कर 22,642 पर बंद हुआ। बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार के नेतृत्व में लाए गए बदलावों के कारण भारत के रियल एस्टेट बाजार में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट, सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। ये जानकारी एनरॉक और नॉर्डेको द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में इस क्षेत्र में नौकरियों की संख्या 3.1 करोड़ बढ़कर 7.1 करोड़ हो गई है। वहीं रियल एस्टेट अनबॉक्स्ड द मोदी इफेक्ट टाइटल वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017 में रियल एस्टेट बाजार का आकार $20 बिलियन था, जिसके 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 2014 और 2023 के बीच 7 प्रमुख शहरों में रियल एस्टेट के 28.2 लाख यूनिट्स बेचे गए, जबकि 29.3 लाख से अधिक नए यूनिट्स की लॉन्चिंग हुई। रिपोर्ट में शामिल 7 शहर बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत के इन 7 बड़े शहरों में 4.35 लाख घर बनकर तैयार हुए और 2024 में ये संख्या बढ़कर 5.31 लाख तक पहुंचने का अनुमान है।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कई सरकारी योजना जैसे रियल एस्टेट नियामक अधिनियम 2016, प्रधानमंत्री आवास योजना और विशेष विंडो फंड से भी बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा जीएसटी ने रियल एस्टेट उद्योग में पारदर्शिता लाने में मदद की है। रेरा की शुरुआत के बाद से देश भर में लगभग 1,23,000 रियल एस्टेट परियोजनाएं रजिस्टर की गई हैं और 1,21,000 से अधिक उपभोक्ता शिकायतों का समाधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2015 और 2016 में शुरुआत के बाद से करीब 3.37 लाख घर बनकर तैयार हो चुके हैं। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। आज मां के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना का विधान है। आज के दिन कलश स्थापना करने के बाद माता की पूजा अर्चना, मंत्र और आरती करने से मां शैलपुत्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्र के पहले दिन देश भर के मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। और अब नजर डालते हैं देश के कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। घटना 24 परगना जिले के कालागाछिया की है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और मंडल अध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ। यहां लोगों ने मां रक्षा काली की मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस निकाला था, तभी कुछ लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों पर हमला कर दिया। एनआईए ने आज कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया और अपने अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग की। हाई कोर्ट में दायर याचिका में एनआईए अधिकारियों के खिलाफ राज्य पुलिस की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की मांग की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट से बीआरएस नेता के कविता को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने के कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में के कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही थी। ईडी ने के कविता की न्यायिक हिरासत अवधि 14 दिन बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि जलवायु परिवर्तन जीवन के अधिकार की संवैधानिक गारंटी को प्रभावित करता है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि जलवायु संरक्षण के उपायों पर ठोस कदम उठाए और नागरिकों को मिले अधिकारों को जीवंत रखे। ईडी ने पंजाब और महाराष्ट्र सरकारी बैंक पीएमसी के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले के संबंध में महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में लगभग 1807 एकड़ के 413 कृषि भूमि पार्सल संलग्न किए हैं। एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि कुर्क की गई 1807 एकड़ जमीन का पंजीकृत मूल्य 52.90 करोड़ रुपए है और 82.30 करोड़ रुपए की अपराध आय का उपयोग भूमि के इन पार्सल को प्राप्त करने के लिए 2010 से 13 की अवधि के दौरान किया गया था। गेमिंग के जरिए देश भर में साइबर ठगी करने वाले साइबर जालसाज पुनीत कुमार उर्फ पुनीत माहेश्वरी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने उसे दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो नेपाल से लौट रहा था। पुनीत माहेश्वरी ने वर्ष 2020 से 2024 की अवधि में पूरे भारत में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर 4,978 करोड़ रुपए की ठगी की थी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी ने नक्सल स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। यहां इकपाड़ इलाके में आईटीबीपी की कार्रवाई से न सिर्फ नक्सलियों को कड़ा संदेश दिया गया है, बल्कि स्थानीय निवासियों के मन में सुरक्षा बलों के प्रति विश्वास भी पैदा हुआ है और सुरक्षा की भावना भी जगी है।